बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लास 10th फिजिक्स के। बोर्ड्स आने वाले हैं बच्चों के और बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएं, चाहे वो सब्जेक्टिव हैं या एमसीक्यूज हैं। तो आज के वीडियो में तो हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और लगभग 40 के करीब एमसीक्यूज होंगे। इनमें आपके कुछ असर्शन रीजन भी रहेंगे और कुछ नॉर्मल एमसीक्यूज रहेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कोशिश करेंगे कि एक और हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाए जिसमें आपके जो भी क्लास 10th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करें। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह के क्वेश्चन या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, if two lenses of power P1 and P2 are put in contact, what will be the net power? बेसिकली जब थिन लेंसेज इन कांटेक्ट होते हैं, आपको पता है कि जब थिन लेंसेज इन कांटेक्ट की हम बात करते हैं कि दो लेंसेज हमारे कांटेक्ट में है, तीन है थिन लेंसेज कांटेक्ट में है और एक का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है, तो जो नेट पावर है वो क्या होता है, ऐड होता है P1 P2 और ऐड करते हैं विद साइंस, है ना। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है वैल्यूज पे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो पावर जो होता है हमारा ऐड हो जाता है जब लेंसेज कांटेक्ट में होते हैं। और सिमिलर फॉर्मूला हम किसके लिए बनाते हैं, सेम ही फॉर्मूला हम बनाते हैं फोकल लेंथ के लिए। अगर इसी को फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। हमें पता है पावर जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि हमने सीधा सीधा, अच्छा दो होंगे तो भी ऐड करेंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, ऐड कर देंगे हम उनको, विद साइंस ऐड करेंगे। लेकिन नेक्स्ट है, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। हमसे पूछा कि किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और हमें पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर नहीं, टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, माने करंट की वैल्यू के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज मेजर्ड बाय। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है स्पेस में वो किससे मेजर की जाती है, कैसे हमें आइडिया लगता है, थिकनेस ऑफ द मैग्नेट नहीं, लेंथ ऑफ द मैग्नेट नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ इट, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट। नंबर ऑफ लाइंस ही हमें स्ट्रेंथ बताते हैं। अगर किसी जगह पे नंबर ऑफ लाइंस क्या है, नजदीक हैं और किसी जगह पे दूर दूर हैं, ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मान लो ड्रॉ करते हैं और हम दो पॉइंट्स कंसीडर करें कि एक पॉइंट ये है यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये बी पॉइंट है और इधर वाला ए पॉइंट है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो ए पे होगी वो ज्यादा होगी बी से। जहां फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नजदीक होती हैं वहां ज्यादा फील्ड होती है, जहां दूर होती है वहां कम फील्ड। तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट, माने किसी गिवन पॉइंट के आसपास या उससे क्रॉस करने वाले लाइंस कितने। क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट का मतलब है लाइंस क्रॉस नहीं करते, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं क्रॉस करते हैं। उस पॉइंट को क्रॉस करने का मतलब है उसके आसपास से कितने लाइंस जा रहे हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स द वायरिंग विद 15 एम्पियर करंट रेटिंग। अच्छा 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाली जो वायर होती है इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। हमें पता है ये हैवी डिवाइसेस के लिए होती है, जैसे हमारा गीजर हो गया, हमारे पास जो भी हमारी जो हैवी अप्लायंसेस होती हैं उनके लिए होता है। तो हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, पहला ही ऑप्शन ठीक है। आगे आप पढ़ सकते हैं, लोअर पावर रेटिंग सच एज फैन नहीं, मेटालिक बॉडीज विद लोअर पावर रेटिंग। लोअर पावर रेटिंग के लिए है ही नहीं, ये किसके लिए है, हाई पावर रेटिंग के लिए होता है, ठीक है। हाई पावर रेटिंग जो भी हीटर गीजर वगैरह लगाते हैं उनके लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, इफ फोर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स of resistance 8 ohm first are connected in series so as to give an effective resistance Rs and then connected in parallel so as to give an effective resistance Rp, then the ratio of Rs to Rp। जब हम आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं, देखो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को अगर मैं सीरीज में लगाता हूं, अगर मान लो n रेजिस्टर हैं तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, n into R।
और अगर मैं आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाता हूं तो जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R अपॉन N। अब हमारे पास जो रेजिस्टर्स हैं यहां पर वो कितने दिए हुए हैं, 4, माने N की वैल्यू कितनी है, 4 है यहां पर। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है, ये गिवन है हमें कि N कितना है, यहां पर 4 है। तो RS कितना हो जाएगा, हमारा जो RS की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4, और हर एक रेजिस्टेंस 8 ओम का है। एक रेजिस्टेंस जो है वो, एक रेजिस्टर जो है वो 8 ओम का है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 8, तो ये आ गया 32 ओम। और जो आरपी है अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो वो कितना आ जाएगा, R अपॉन N, माने 8 अपॉन 4, कितना आ गया ये, 2 ओम। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आती है। तो RS इज टू RP निकालना है। तो अगर मुझे RS इज टू RP निकालना है तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, RS डिवाइडेड बाई RP, तो ये आ गया 16। तो इजीली हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ अ वोल्ट मीटर, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट इज रिस्पेक्टिवली। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ अ स्केल। ठीक है, पहले तो हमें लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो एक स्केल कर सकता है। ठीक है, कोई भी स्केल जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है। जैसे हमारा जो रेगुलर स्केल होता है, जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसका स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर, तो उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हमें ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट निकालना है और रीडिंग निकालनी है कि ये जो पॉइंटर है यहां पर ये रीडिंग कितनी है। तो रीडिंग निकालना तो फिर बहुत ही आसान काम है। पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। देखो यहां से क्लियरली हमें पता लगता है, डिविजन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 डिविजन्स हैं यूनिटरी मेथड से हम इजीली निकाल सकते हैं। जो हमारे 10 डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स इक्वल टू 1.5। 10 डिविजन्स किसके इक्वल है, 1.5। तो एक डिवीजन अगर मैं निकाल लूं, एक डिवीजन का मतलब ही होता है लीस्ट काउंट, तो वो कितना होगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 10। तो माने 1 डिवीजन जो मेरा है वो कितना है, 0.15। तो 1 डिवीजन हो गया 0.15 वोल्ट के बराबर, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है तो रीडिंग वोल्ट में आएगी। तो एक डिवीजन जो है वो कितना हो गया, 0.15 वोल्ट, माने ये लीस्ट काउंट है। ये क्या है हमारा, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हो गया 0.15 वोल्ट। पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता। फिर हमें निकालना है कि ये रीडिंग कितनी है। रीडिंग के लिए देखो, रीडिंग है कितने डिवीजन है, 10 तो हो गए यहां तक, 11 12, 12 डिवीजन पे आ रहा है पॉइंटर। पॉइंटर किस डिवीजन पे आ रहा है हमारा, 12th डिवीजन पे आ रहा है। तो ये जो रीडिंग है, एक डिवीजन कितना, 0.15, और कितने डिवीजन पे रीडिंग है, 12th पे। तो 12 इंटू, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 15 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 15 इंटू 12 अगर हम करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 5 1 जा 5 1, तो कितना आ गया ये हमारे पास 180। तो ये आ गया 1.8 वोल्ट। जो रीडिंग है वो कितनी आ गई, 1.8 वोल्ट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट I। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। ठीक है, हमें अगर राइट हैंड थंब रूल पता है, जब भी एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल। कैसे लगाते हैं, जो थंब होता है उसको करंट की साइड रख देते हैं, जो हमारा थंब है वो किस डायरेक्शन में जाता है, करंट की डायरेक्शन में जाता है, और फिंगर्स जो कर्ल होते हैं वो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर हम अपने थंब को रख दें इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ अगर हम अपने थंब को रख दें यहाँ पे इस वायर पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर्स को कर्ल करेंगे पॉइंट P पे तो वो आउटवर्ड आएंगे। P पॉइंट पे जो फिंगर्स हम कर्ल करेंगे वो आउटवर्ड आएंगे, बाहर को बनाते हैं डॉट, बाहर के लिए सर्कल के अंदर डॉट, आउटवर्ड।
यहां पे आएगी आउटवर्ड, ठीक है, आउट ऑफ प्लेन। और अब जाते हैं ए बी जो वायर है, ए बी वायर पे अगर मैं थंब को लगाता हूं किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और पॉइंट पी पे अगर मैं देखता हूं फील्ड, तो फील्ड पॉइंट पी पे जाती है इनवर्ड, और इनवर्ड को लगाते हैं क्रॉस। इनवर्ड क्या लगाते हैं, क्रॉस से लगाते हैं, तो यहां पे आएगी इनवर्ड। पॉइंट पी पे ए बी की वजह से कैसे आएगी, अंदर की तरफ फील्ड आएगी, ठीक है, और जो सी डी की वजह से पी पे आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। अब क्योंकि करंट सेम है और वो पॉइंट जो पॉइंट पी है वो बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक फील्ड बाहर को लग रही है, एक फील्ड अंदर को लग रही है, और दोनों है इक्वल, तो उनका नेट इफेक्ट कितना आएगा, जीरो। नेट इफेक्ट उनका कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। एक फील्ड आपकी बाहर की तरफ लग रही है और एक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है, तो वो एक दूसरे का उनका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो। नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ हाउस 260 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 4 आवर्स। एक हाउस है जिसमें 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जो 4 घंटे के लिए ऑन रहते हैं 60 वॉट के, एंड 300 वॉट बल्ब्स फॉर 5 आवर्स एवरी डे। द एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 30 डेज। इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। अच्छा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। बस इतना सा हमें बेसिक फॉर्मूला अगर आता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। देखिए पहले क्या है हमारे पास, पहले हैं बल्ब्स हैं, तो पहले हमने लिख लिया बल्ब्स। बल्ब्स कितने हैं, इनके लिए हमने क्या किया, एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी जो, चलो 1 मान लेते हैं। एनर्जी आ जाएगी, बल्ब्स कितने हैं 2, एक बल्ब कितना है 60 वॉट का, और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर लग रहे हैं। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, 12 4 48, 480 वॉट आवर, 480 वॉट आवर आ गया। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरे हमारे पास, अच्छा ये 60 वॉट वाले हैं, ये 60 वॉट बल्ब्स हैं, और फिर उसके बाद है 100 वॉट के बल्ब्स हैं। अब 100 वॉट के बल्ब्स के लिए मान लो एनर्जी कंज्यूम होती है E2, तो ये भी आएगी पावर इनटू टाइम। तो ये E2 कितना आएगा, हैं कितने बल्ब्स टोटल 3, एक बल्ब 100 वॉट का और 5 घंटे के लिए, तो 3 5 15, ये आ गया 1500 वॉट आवर। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुई वो क्या होगी, दोनों का सम, तो माने 480 प्लस 1500, कितना हो गया ये, ठीक है। चलिए, और ये हुई एक दिन में, ये कब हुई, इन 1 डे। अच्छा, टोटल डेज हमें कितने दिए हुए हैं, 30 डेज दिए हुए हैं, तो इन 30 डेज, ये एक दिन का हिसाब किताब है, ये सारा किसके लिए चल रहा है, 1 डे के लिए। 30 डेज के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, 30 इंटू ये 198, तो जीरो तो 2 लग ही रहे हैं, जीरो लगा देते हैं। 8 3 24, 2, फिर 9 3 27, 29, 2, 3 1 3 5, तो इतना वॉट आवर। और आंसर देखो किलोवाट में दिए हुए हैं, तो किलोवाट माने 1000 से डिवाइड कर दो। अब 1000 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 59.4 किलोवाट आवर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, आपका ऑप्शन बन रहा है ए, 59.4 किलोवाट आवर, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा इस केस में करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द नेचर ऑफ द इमेज विल बी। 2f से पीछे अगर रखते हैं किसमें, कन्वेक्स लेंस पे, है ना, बियॉन्ड 2f और कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस से 2f पीछे रखेंगे तो कैसी इमेज, एक तो रियल बनेगी, और रियल होती है तो इन्वर्टेड होती है। आपको इमेज फॉर्मेशन के सारे केस याद होने चाहिए। अभी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और बियॉन्ड 2f रख रहे हैं तो इमेज क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। आप चाहें अगर आपको रे डायग्राम्स रिवाइज्ड नहीं है तो आप बना भी सकते हैं, 1 मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। आप इमेज बनाकर भी देख सकते हैं। बियॉन्ड 2f का क्या मतलब है, अगर रफ सी अगर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो ये मतलब है कि हमारे पास ये यहाँ पे कहीं मान लो फोकस है फर्स्ट मान लो, और ये आ गया आपका
2f1 और यहाँ पर होगा f2 और यहाँ पर होगा 2f2 और बियॉन्ड 2f, ये बियॉन्ड 2f रखेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पैरेलल रे ले जाते हैं और पैरेलल रे कहाँ से जाती है, फोकस से, और दूसरी रे हम क्या करते हैं, फोकस से ले जाते हैं तो वो पैरेलल जाती है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं तो वो अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर से रे ले जाएंगे और वो अनडेविएटेड पास करेगी और ये इमेज बन जाएगी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट, हमें पता है इसको डिस्पर्शन बोलते हैं तो ये तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट के लिए जो मटेरियल बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, वो मेल्ट ना करे जल्दी और खूब रेजिस्टिविटी होगी तो खूब हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हीट आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, अच्छा रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव में भी पेपर में आता है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो आपको पता है लेंथ पे डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा डिपेंड करता है किस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और चौथा करता है मटेरियल पे। ठीक है, ये चार चीजों पे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है, लेंथ पे करता है वो, एरिया पे करता है, मटेरियल पे करता है, शेप पे नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, शेप। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के इनसाइड जो, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं स्ट्रेट, कैसी होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एंड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कैसे बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ये भी हमें सबको पता है, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। ठीक है, तो पहला स्ट्रेट दूसरा सर्कुलर, ए ऑप्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन of the focal length and the sign of the image distance in this case are respectively, क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी, तो कन्वेक्स मिरर, हाँ कन्वेक्स मिरर है हमारे पास। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से कैसी रेज मानते हैं हम, पैरेलल रेज एज्यूम करते हैं। द साइन ऑफ फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ तो इसका इधर होता है फोकस, तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ आ गई पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज जो इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आता है, हम इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पैरेलल रेज मानते हैं और पैरेलल रेज फोकस पे कन्वर्ज होने का कोशिश करते हैं, यहां से वापस चले जाते हैं क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, लेकिन कोशिश करते हैं कि फोकस पे कन्वर्ज हो जाए, तो यहां इमेज बनती है, और इमेज डिस्टेंस भी क्या है, पॉजिटिव साइड है, क्यों, क्योंकि देखते हैं हम पोल से, तो दोनों पॉजिटिव। ठीक है, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव है और हमारा फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्या है, फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स, वी फाइंड दैट विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टर, रेजिस्टर के हिसाब से एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, गलत, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्ट मीटर इन पैरेलल, तो ये ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, बाकी गलती है, वोल्ट मीटर एमीटर बोथ इन सीरीज बोथ इन पैरेलल गलत है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाएंगे और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 2 times द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज जो होता है उसका मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, इनिशियल माने ओरिजिनल, इनटू 100। ठीक है, तो अब देखो हीट का जो फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट डिसिपेशन का I²RT, ये तो फॉर्मूला है। चेंज माने फाइनल माइनस इनिशियल, अच्छा फाइनल में मान लो करंट हो गया 2 times, करंट कितना हो गया 2 times, माने बाकी चीजें चेंज नहीं हुई है, सिर्फ करंट ही चेंज हो रहा है, तो करंट कर दिया 2 times, तो करंट हो गया I²
आर टी माइनस आई स्क्वेयर आर टी डिवाइडेड बाई शुरुआत में क्या था आई स्क्वेयर आर टी इंटू 100। ठीक है, तो इजीली आप देख सकते हो ये कितना हो गया 4 आई स्क्वेयर आर टी माइनस आई स्क्वेयर आर टी डिवाइडेड बाई आई स्क्वेयर आर टी इंटू 100। तो 3 आई स्क्वेयर आर टी डिवाइडेड बाई आई स्क्वेयर आर टी इंटू 100। आई स्क्वेयर आर टी कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 300%। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज हम इस तरह से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन माने कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, एक पॉजिटिव पार्टिकल। A positron enters a uniform magnetic field at right angles to it as shown. The direction of force experienced by positron. अच्छा, force experienced का डायरेक्शन हमें निकालना है, तो force experienced के लिए आप कौन सा, आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसे निकाला जाता है। तो फोर्स का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ये निकालते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है आपके पास कि आपका थंब है और जो भी हमारे जो 3 थंब है और हमारा सेंट्रल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, इनको हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाएंगे और हमारा फोर्स का डायरेक्शन देगा थंब। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या देगा F, ये B की डायरेक्शन और ये I की डायरेक्शन। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। और एक जो आप और आसान रूल यूज कर सकते हो वो होता है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा पेपर में इजी हो जाता है, अगर आपको राइट हैंड पाम रूल भी समझ आ जाए तो। राइट हैंड पाम रूल इजी क्यों है कि आपका ये थंब है और ये आपकी फिंगर्स। ठीक है, ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, जो भी आपकी ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी है मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की। और ये जो डायरेक्शन है वो है करंट की। और पाम जो है, जो पाम है ये डायरेक्शन बताएगा हमें फोर्स का। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इजीली आप देखो जिधर भी ये 4 लाइंस हैं लगी हुई पैरेलल, उस डायरेक्शन में आप क्या रख दो, ये अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रख दो और अंगूठे को रख दो पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में। तो जो हमारा पाम है वो इनसाइड जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इनटू द पेज सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं, बाकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर भी आप देखोगे तो इनटू द प्लेन आपका इजीली आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, ध्यान क्या रखने को है आपको कि जब नेगेटिव पार्टिकल होगा, ध्यान क्या रखना है आपने, जब पॉजिटिव पार्टिकल होता है तब तो ये रूल, क्योंकि रूल है करंट के हिसाब से, रूल क्या है, रूल है ये करंट के हिसाब से। और करंट का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। करंट का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक, अगर नेगेटिव पार्टिकल है, अगर पेपर में नेगेटिव पार्टिकल है माने इलेक्ट्रॉन है अगर, ठीक, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन है, करंट माने उसके ऑपोजिट होगा। तो आपने करंट के डायरेक्शन में, पार्टिकल के डायरेक्शन में नहीं, करंट के डायरेक्शन में आपने थंब को रखना है राइट हैंड पाम रूल लगाते हुए, क्योंकि डायरेक्शन जो रूल है वो करंट पे है, रूल आपको करंट की डायरेक्शन बताता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर आप उसको एज्यूम करके भी सेम रूल लगा रहे हो तो फिर आपका आंसर ऑपोजिट आएगा। जैसे पॉजिट्रॉन की जगह अगर इलेक्ट्रॉन लिख दिया होता, पॉजिट्रॉन की जगह अगर इलेक्ट्रॉन लिखा होता तो आंसर होता आउट ऑफ द पेज, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो फिर जब राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे हम, तो राइट हैंड पाम रूल हमें ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, करंट नीचे की तरफ। ठीक है, ये थंब जो है वो नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, थंब नीचे की तरफ, और ये जो फिंगर्स है उधर की तरफ, तब जो हमारा पाम रहेगा वो आउट ऑफ द प्लेन रहेगा, आउट ऑफ द पेज रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर। करेक्टली मार्क्ड एंगल हम इजीली देख सकते हैं, आई गलत है, आई जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, आर गलत है, आर नॉर्मल के साथ है, डी भी गलत है, डी यहां पे होना चाहिए, ए ठीक है, और ई नॉर्मल के साथ इमरजेंस का एंगल भी ठीक है, तो ए और ई हमारे ठीक ऑप्शन है इस डायग्राम के हिसाब से।
नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट सीक्वेंसिंग देखनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? 2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 2, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन है? 1, ये निकलने वाला एंगल, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस आ गया 1, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल है 4, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है 4, तो 4 ये होगा और ये नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ कनकेव मिरर। ये हमारे पास कनकेव मिरर है और ये फोकस कर रहे हैं किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये ऐसे होता है कनकेव मिरर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है? बहुत दूर है, तो माने उससे पैरेलल रेज आ रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उससे क्या एज्यूम करते हैं कि पैरेलल रेज आ रही है, और पैरेलल रेज आती हैं तो वो कन्वर्ज कहां पे होती हैं? फोकस पे कन्वर्ज होती है। तो ये फोकस पे कन्वर्ज हो गई, माने यहां इमेज बन गई फोकस पे, ठीक है। और ये पोल। डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द, फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से लेकर फोकस की दूरी, ये फोकल लेंथ है। डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, दे मेजर्ड द डिस्टेंस एज द गिवन बिलो। स्टेटमेंट है। अच्छा, कनकेव जो हमारा मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ बोला कैसे? स्टूडेंट ए ने बोला कि फ्रॉम द मिरर टू द स्क्रीन। इन्होंने मेजर करनी है फोकल लेंथ मिरर से स्क्रीन तक। स्क्रीन माने जहां इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज बन रही है तो वहीं पे स्क्रीन। तो फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन, ये ठीक है। फ्रॉम बिल्डिंग टू द स्क्रीन नहीं, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक नहीं देखते हैं। फ्रॉम बिल्डिंग टू द मिरर नहीं, ऑब्जेक्ट से मिरर तक नहीं देखते हैं, मिरर से इमेज तक देखते हैं, माने मिरर से स्क्रीन तक के डिस्टेंस। तो ए वाला स्टेटमेंट ठीक है, मेजर करने का एक का तरीका ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ अ person has 5 resistors each of value 1.5 ohm, then the maximum resistance he can obtain by connecting them। मैक्सिमम रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस माने सीरीज, ठीक है। तो हम यहां पे लिख ही लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब है सीरीज में लगाना है, और मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अब जो पर्सन है उसको क्या चाहिए? मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए। तो इफ अ पर्सन हैज 5 रेजिस्टर्स, एक रेजिस्टर जो है, एक रेजिस्टर की वैल्यू है 1/5 ओम, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, टोटल कितने रेजिस्टर्स हैं? 5 रेजिस्टर्स हैं, तो मैक्सिमम रेजिस्टर होता है n इंटू आर, सीरीज में लगाते हैं तो r प्लस आर n टाइम्स, माने 5 टाइम्स करेंगे तो 5r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1/5, तो माने 1 ओम, ठीक है। तो 1 ओम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मिनिमम बोलता अगर तो क्या करते? r/n, अगर मिनिमम पूछता तो r/n कर देते। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, an optical device forms an erect image of an object placed in front of it if the size of the image is 1/2। इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट जो इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है? अगर इरेक्ट इमेज है तो वो हमेशा होता है वर्चुअल। इरेक्ट माने वर्चुअल और रियल माने इन्वर्टेड, या इन्वर्टेड माने रियल। इरेक्ट माने अपराइट, सीधा इमेज होगा तो वर्चुअल होगा, और इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, ये हमें फैक्ट याद रहना चाहिए। An optical device forms an erect image of an object placed in front of it if the size of the image is 1/2। 1/2 माने आधे साइज की इमेज है, तो माने डिमिनिश्ड इमेज है। कैसी इमेज है? डिमिनिश्ड इमेज है। देन द ऑप्टिकल डिवाइसेस माने वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हमें देखना है कि जो नीचे लेंसेज और मिरर दिए गए हुए हैं, कौन बनाता है वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, हर केस में कनकेव मिरर क्या बनाता है? कनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनाता है, वो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। अगर 1/2 की जगह 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 टाइम्स होता तो ए ऑप्शन होता, लेकिन 1/2 है माने डिमिनिश्ड है।
कन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। प्लेन मिरर सेम साइज की बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज। कन्वेक्स लेंस तो उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट डिटरमिन्स द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट, माने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द, मानो कोई हमारे पास डिवाइस है, ये कोई भी डिवाइस है एक्स वाई जेड, ठीक है, चलो कोई डिवाइस है, उस डिवाइस के लेफ्ट साइड पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा है और उसको फोकस कर रहा है वो राइट साइड पे, तो वो डिवाइस क्या है? वो सीधी सीधी बात हमें समझ आ रही है। देखो मिरर से तो लेफ्ट से राइट होता नहीं है, लेफ्ट से राइट होगा लेंसेज से, और कनकेव से वो होता नहीं है, तो कन्वेक्स से होगा। ठीक है, फोकसिंग ऑफ द इमेज फार ऑफ वाला ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेगा ये पैरेलल लाइंस देगा और ये फोकस पे क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। तो डिवाइस ए, ये है डिवाइस ए, कौन है ये डिवाइस ए? ये है कन्वेक्स लेंस। स्क्रीन पे माने रियल इमेज, स्क्रीन का क्या मतलब है, स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है? रियल इमेज, और रियल इमेज कौन बनाता है? सिर्फ रियल इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस तो रियल इमेज बनाता ही नहीं है। और रही मिरर्स की बात, तो मिरर्स अदर साइड पे, यहां पे हमारे पास क्या लिखा है, ऑपोजिट साइड, कि ऑब्जेक्ट अलग साइड है और इमेज अलग साइड, तो ये इस केस में पॉसिबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे आर इन three media A, B, C. If N1, N2 and N3 are the refractive indices of A, B and C respectively and emergent ray is parallel to incident ray. अब ये सिंपल है, हमारा जो प्रिज्म सॉरी स्लैब वाला केस है उसको हम ऊपर ही देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। Which of the following is true? कहता है कि हमारे पास जो बाहर वाला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, अंदर वाला जो मीडियम है ग्लास का N2 है, बाहर वाला मीडियम N3 है, और इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये बाहर वाला इमर्जेंट रे, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे तो पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो माने बाहर वाला मीडियम ही सेम है, और अगर मीडियम सेम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा, तो N1 और N3 इक्वल होंगे, और जो N1 N3 इक्वल होंगे और अंदर वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, तो वो क्या होगा, जो N2 है वो इन सबसे बड़ा होगा, N2 जो है N1 से भी बड़ा होगा और N3 तो उसके इक्वल है, तो कुछ ये रिलेशन बनेगा हमारा, N2 सबसे बड़ा है और N1 और N3 क्या है, इक्वल है, तो N1 और N3 इक्वल है, N1 N3 ये है, N1 N3 इक्वल है और N2 उनसे बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज 1 डायोप्टर। दो लेंसेज की जब कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो पावर, मैंने बोला सीधे सीधे ऐड करते हैं, पहला ही क्वेश्चन, और ये पावर हमें दी हुई है कि ये दो लेंसेज जो कॉन्टैक्ट में है इनकी पावर पॉजिटिव 1 डायोप्टर है, +1 है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 20 +20 सेंटीमीटर, एक लेंस की फोकल लेंथ है 20, तो दूसरे की फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ की भाषा में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगर कोई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पावर, अगर पावर के टर्म्स में करें या फोकल लेंथ के टर्म्स में करें, दोनों में हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसकी पावर निकाल लो, चलो पावर निकाल लेते हैं। जो फर्स्ट लेंस है ये भी गिवन है हमारे पास, देखो क्या गिवन है, ये गिवन है कि जो फर्स्ट लेंस है उसकी फोकल लेंथ 20 है, इसका मतलब है इसकी जो पावर है फर्स्ट लेंस की, पावर क्या होती है, 1/f, पर f को रखें अगर मीटर में, और नहीं तो 100/f अगर f की वैल्यू रखो सेंटीमीटर में, तो सीधा 100/f लगा देते हैं, तो P1 की वैल्यू क्या हो गई, 100 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ गई, 5 डायोप्टर, P1 आ गया। अब नाउ P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 कितना है, 1, इसका क्या मतलब है, P1 आ गया 5, 5 प्लस P2 कितना है, 1, तो P2 कितना आ गया, -4, P2 आ गया -4। अब हमें पता है जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होता है, देखो पावर होता है 1/f, तो f होगा 1/p, तो फोकल लेंथ जो होगा सेकंड का वो क्या होगा, 1/p2, तो
कितना हो जाएगा वो, सॉरी 1/P2 लिखेंगे तो मीटर में आ जाएगा, 1/P2 तो कितना आ जाएगा -0.25 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में बोलो तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 1 की जगह सीधे 100 लिख दो तो 100 से डिवाइड करते हैं डायरेक्टली वैल्यू को, तो आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर वाले आंसर के लिए ऊपर 100 लिखना होता है और मीटर वाले के लिए 1 लिखते हैं। सिंपल यूनिट कन्वर्जन का सवाल है, वो तो आप लोग समझ सकते हैं। तो -25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, when a ray of light passes through a glass prism it suffers 2 refractions, during these refractions the ray bends। दो रिफ्रैक्शंस होते हैं जब प्रिज्म से लाइट पास करती है, वो डायग्राम हमारे पास पड़ा ही हुआ है, तो उस डायग्राम को ही हम देख लेते हैं। ठीक है, उस डायग्राम को हम एक बार देख लेते हैं, जो प्रिज्म वाला डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले देखा था। हाँ ये है। तो जब रेज ऑफ लाइट जाते हैं तो ये देखो, पहली रे गई इंसिडेंट रे, ये बेंड हुई बेस की तरफ, और जब निकलने वाली है फिर से नीचे बेंड हुई, तो दोनों केसेस में ये डाउनवर्ड बेंड होती है। जैसे ये रे ऐसे जानी थी सीधी, ये सीधी जानी थी, लेकिन थोड़ी सी डाउन बेंड हो गई, और यहां के बाद फिर से डाउन। ठीक, तो अब ऑप्शंस क्या है हमारे, ऑप्शंस के हिसाब से हम इसको देखते हैं। एक बार हमें डायग्राम रिकॉल हो गया। अवे फ्रॉम द बेस इन बोथ केसेस, गलत। टुवर्ड्स द बेस इन बोथ केसेस, ठीक है ये स्टेटमेंट। तो आगे बाकी आप पढ़ सकते हैं आगे कि फर्स्ट केस में टुवर्ड, किसी में टुवर्ड्स द केस है, किसी में अवे है। दोनों केसेस में जो रे ऑफ लाइट है, दोनों केसेस में ये आ गई इंसिडेंट रे, ये बेस की तरफ और फिर से बेस की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो में क्या होता है, रेनबो में रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रेनबो में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या, व्हाइल एंटरिंग अ वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट्स। जब एक वाटर ड्रॉपलेट में सनलाइट आती है तो ये सनलाइट को क्या होता है, सनलाइट एक तो रिफ्रैक्टेड होती है, और एक क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं, ड्रॉपलेट स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करते हैं, तो एक तो ये लाइट क्या होगी, एक तो ये लाइट हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड हो जाएगी और डिस्पर्जन हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टेड और डिस्पर्स्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ मैन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अच्छा, प्लेन मिरर का क्या होता है, प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है। ठीक है, प्लेन मिरर का हमें ये फैक्ट पता है कि अगर ये प्लेन मिरर है कोई, तो अगर इससे कोई आदमी, यहां पे ये आदमी है, ये आदमी मान लो प्लेन मिरर से कितना दूर है, 10 मीटर दूर है, तो इसकी जो इमेज होगी मिरर के पीछे वो भी कितनी दूर बनेगी, 10 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो कहते हैं कि ये कितना वॉक करे ताकि ये अपनी इमेज से 5 मीटर दूर हो जाए। तो मैंने जब आदमी फाइनली मान लो यहां पहुंच गया, एक्स डिस्टेंस इसने वॉक किया, तो इसकी इमेज तो उतनी दूर रहनी है मिरर से। ठीक है, तो इधर से इमेज ने भी एक्स डिस्टेंस वॉक करना है। तो अब ऑब्जेक्ट यहां आ गया, इमेज यहां आ गई, इन दोनों में दूरी जो है ये 5 मीटर है। अब इन दोनों में जो दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, तो आदमी वॉक कितना किया, अगर ये दूरी 5 मीटर है तो मैंने 2.5 मिरर के लेफ्ट साइड है, 2.5 मिरर के राइट साइड है। ठीक, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 10, उसमें से ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 2.5। तो आदमी वॉक कितना किया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2.5। और बिल्कुल कॉमन सेंस से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बिल्कुल इजी बात हमें बिना पेन उठाए भी समझ आ जाती है, क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस होता है वो प्लेन मिरर से हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो 7.5 मीटर हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ अ लेंस। ठीक है, लेंस के अदर साइड पे मिल रहा है, तो लेंस के अदर साइड पे तो कन्वेक्स ही देगा। ठीक है, और स्क्रीन पे रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज बनाता ही कन्वेक्स है, तो पहली चीज तो कन्वेक्स लेंस होगा। अकॉर्डिंग टू न्यू
कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इफ द इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर, 3 टाइम्स माने मैग्निफाइड है, 3 टाइम्स लार्जर द साइज ऑफ फ्लेम देन द लेंस इज, लेंस तो है कन्वेक्स, तो लेंस क्या है कन्वेक्स, और इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो माने इमेज है रियल, इमेज कैसी है रियल, और अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन होती है नेगेटिव, तो माने मैग्निफिकेशन होगी -3 और -3 और नहीं -3 और -3 और कन्वेक्स, हाँ सी -3 और कन्वेक्स, नेगेटिव मैग्निफिकेशन एंड कन्वेक्स। नेक्स्ट है, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट फॉर सेवरल मिनट्स causing the connecting copper wire to become hot, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, as the temperature increases the electrical resistance of the wire, कॉपर वायर है, कॉपर वायर माने मेटल्स या कंडक्टर्स, मेटल्स के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस एफ, एफ माने फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस बिटवीन 2f एंड f ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक, कनकेव मिरर होता है ये, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2f है ये और ये f है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, 2f पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज होता है वो कहां बनता है, वो एट 2f ही बनता है, माने यहीं पे ऑब्जेक्ट होगा यहीं पे इमेज बनेगा, और अगर ये 2f से f पे पहुंच गया, जब ऑब्जेक्ट f पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया f, तो इमेज कहां बनती है इन्फिनिटी पे, तो जब ये f पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, तो पहले इमेज यहां पे था, पहले इमेज यहां पे था, अब इमेज कहां बन गया इन्फिनिटी पे, तो इमेज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनफाइनाइट। A spherical mirror and thin spherical lens each having focal length -15, नेगेटिव फोकल लेंथ है, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है कनकेव का, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ होता है, तो बोथ आर कॉनकेव, ठीक है, मिरर और लेंस दोनों क्या है, कॉनकेव है। नेक्स्ट है, पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 40 सेंटीमीटर, अच्छा किसी आदमी को 40 सेंटीमीटर से दूर नहीं देखता है, मतलब उसे दूर देखने की प्रॉब्लम है, और इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है, जिस आदमी को मायोपिया होता है उसको दूर देखने में दिक्कत आती है, और जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उनको नजदीक देखने में, किताब पढ़ने में दिक्कत आती है, और जिनको मायोपिया उनको बोर्ड देखने में दिक्कत आती है, ठीक है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस विच विल हेल्प हिम टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो मायोपिया है, हमें पावर निकालना है, पावर क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ या 100 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ तो अगर मीटर में रखें, और 100 अपॉन फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में रखें, तो सीधा सीधा निकाल लो 100 डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू है। और मायोपिया के लिए करेक्टिव लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव, और कॉनकेव की पावर कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो, तो कितना आ जाएगा -2.5 डिओप्टर, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ अब असर्शन रीजंस है, ये एमसीक्यूज थे और अब असर्शन रीजंस है, ठीक है। असर्शन रीजंस में अब मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, आपको पता है यही ऑप्शंस रहते हैं, तो हम बस डिस्कस करेंगे, फिर आप ऑप्शन खुद ही देख सकते हो। केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो द मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ठीक स्टेटमेंट है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा होता है, जबकि मास डेंसिटी कम होती है केरोसिन की पानी से, अगर उनको मिक्स करते हैं तो ऑयल ऊपर रहता है वाटर नीचे, तो वो मास डेंसिटी चेक करने का तरीका है, और ऑप्टिकल डेंसिटी चेक होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या स्पीड ऑफ लाइट से, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है केरोसिन की, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड्स वेदर अ मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर, एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ये भी बिल्कुल ट्रू है और यही तो रीजन है, तो हमारा इसका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ही डिसाइड करता है कि मीडियम, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर है, जिसमें ज्यादा है वो रेयरर है, और ये जरूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली डेंसर हो उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला असर्शन रीजन।
डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर, ट्रू स्टेटमेंट है। वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम, ये भी ठीक बात है। सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क, नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ तो ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ गलत है, तो मैंने ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गया, ठीक है। रेड लाइट की स्कैटरिंग मिनिमम होती है, तो इसीलिए वो दूर से भी विजिबल होता है, वो रीजन है, ठीक है। स्पीड मैक्सिमम होने से इस चीज का कोई ताल्लुकात नहीं बना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए ट्रू है, ठीक। असर्शन क्या है, ट्रू है, और रीजन क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, हाँ, क्योंकि वो भी मैग्नेट, करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, तो उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। वन एंड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड अदर एज साउथ पोल जस्ट लाइक बार मैग्नेट, ये भी ठीक बात है, और इसी वजह से वो उस तरह से अलाइन होता है, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप्स, टंगस्टन मेटल्स का यूज किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए, ट्रू स्टेटमेंट है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो असर्शन क्या है, ट्रू, और रीजन क्या है, फॉल्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का लो नहीं होता है, वेरी हाई होता है, वेरी हाई है, वो मेल्ट नहीं करता है, रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई होती है, और आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है, ताकि वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट ना करे। नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। एक नंबर ऑफ टर्न्स की मान लो 10 है फील्ड, तो दो नंबर ऑफ टर्न से 20 हो जाएगी, तीन नंबर ऑफ टर्न से 30 हो जाएगी, क्योंकि करंट तीन नंबर ऑफ टर्न्स लगाने से 3 टाइम्स हो जाता है। जैसे एक टर्न है, इसमें करंट जा रहा है आई, तो जब डबल टर्न आएगा तो करंट हो जाएगा 2i, जब ट्रिपल टर्न आएगा तो करंट हो जाएगा 3i, तो करंट उतने गुना हो जाता है। The current in each circular turn has the same direction, true है, and the magnetic field due to each turn just add up, magnetic field add हो जाती है, तो इसका आंसर क्या बना हमारा, इसका आंसर बनेगा हमारा ए, ठीक है। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्या है, अ रेनबो इज एन आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम, रेनबो क्या है, एक आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम है, ये गलत है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, ये ठीक है। तो हमारे पास असर्शन क्या हो गया, असर्शन हो गया फॉल्स, और रीजन क्या हो गया, रीजन हो गया ट्रू, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये ट्रू स्टेटमेंट है, जिसको मायोपिया है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है। A converging lens is used for the correction of myopia, ये फॉल्स है, कन्वर्जिंग नहीं होता है, हमें पता है डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है, ठीक है। डाइवर्जिंग माने कॉन्केव लेंस यूज होता है, कन्वेक्स यूज नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। तो क्या आ गया, असर्शन क्या आ गया, ट्रू आ गया, और रीजन क्या आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। Magnetic field lines are imaginary lines, the tangent to which at any point gives the direction of field at that point, ये भी true statement है। Magnetic field lines imaginary lines होते हैं, और उनपे जो tangent होता है किसी point पे, वो उनकी डायरेक्शन देता है, और यही रीजन है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए, मान लो ये कॉमन पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो P पॉइंट के लिए हमारे पास टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, क्योंकि टेंजेंट से ही डायरेक्शन मिलता है, तो P पॉइंट पे जब मैं फिर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो टेंजेंट मेरा ये भी आता है और टेंजेंट मेरा ये भी आता है, दो टेंजेंट आते हैं। दो टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो जो हमारा ये वाला असर्शन रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आएगा ए। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन थे हमारे पास असर्शन रीजन के, ठीक है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे क्लास 10th के फिजिक्स के, ठीक है।
जिनमें असर्शन रीजन भी हमने डिस्कस कर ली। और भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर एक मैं आपको और चीज बताता हूं कि आपने क्या करना है जब पेपर की आप तैयारी करोगे, ताकि आपके एमसीक्यूज अच्छे से तैयार हो जाएं, किसी भी सब्जेक्ट के हो। आपने मेक श्योर करना है कि ये जो एमसीक्यूज हैं, जो भी एमसीक्यूज हैं, ये जो यहां डिस्कस किए ये तो देख ही लेने, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे एमसीक्यू आप कहां से देख सकते हो? देखो, एक तो एनसीईआरटी के हो गए, वो तो करने ही करने हैं। एनसीईआरटी में जब भी आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज होती है ना, एंड एक्सरसाइज जो होती है, उसमें एमसीक्यूज दिए रहते हैं 4-4, 5-5। वो एंड एक्सरसाइज के आपने एमसीक्यूज करके ही जाना है, 4-5-6 एमसीक्यूज जो भी दिए रहते हैं। दूसरे जो एमसीक्यू हैं, आपकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है, उसमें ऑन एन एवरेज 10 से 12 के करीब, कई में 15 भी हैं, 10-15 एमसीक्यूज दिए रहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ये वाले एमसीक्यूज भी जरूर करके जाने हैं पेपर से पहले। एक तो एनसीईआरटी बुक के जो बैक एक्सरसाइज है, और दूसरी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें 10-15 एमसीक्यूज रहते हैं, ये करके जाने आपने। और उसके बाद आप जो सैंपल क्वेश्चंस पेपर हैं, किसके? सीबीएसई के, मान लो पास्ट 3 इयर्स के, और आपके पास आ गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, पीवाईक्यूज जो हो गए। ये भी किसके? अपने सीबीएसई के, जिनका जो बोर्ड है वो देख सकते हैं, लेकिन जनरली अगर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई के, मान लो कि लास्ट जो भी है 3 साल के, ये चीज आप देख के जाओगे तो आपके एमसीक्यूज ठीक हो ही जाएंगे। एनसीईआरटी के एमसीक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, और सैंपल क्वेश्चंस पेपर्स के, और प्रीवियस ईयर के, आपके जो लास्ट 3-3 साल के या 4-4 साल के अगर आप एमसीक्यूज देख के जाओगे। और उसमें भी जब आप ये एक बार रिवाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि मोस्टली इसमें कवर हो गए। जो भी असर्शन रीजन है या जो भी आपके एमसीक्यूज है, मोस्टली इसमें शायद 50% के करीब तो कवर हो ही गए होंगे, और इनसे मिलते जुलते कोई होंगे तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बाकी देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम रिकॉर्ड करें, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक वीडियो में डिस्कस कर लें। तो फिर फिजिक्स का जो आपका सेक्शन है, साइंस का, क्लास 10th का एमसीक्यूज, और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डिस्कस हो जाएंगे, तो आप वो देख के जाओगे, जरूर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन, चांसेस होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा पेपर रिपीट ही होता रहता है एक पैटर्न पे। अगर आप पिछले 2-3 साल के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।